हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का होम साइंस का टॉपिक। आज सैटरडे, आज हम लोग लगाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। ठीक है, आज के सेशन में हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन यूपीटीजीटी 2005 के। ठीक है, यूपीटीजीटी 2005 के क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा पोषण। अब देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि पोषण क्या है। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करता है। दूसरा, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीकरण के लिए करता है। तीसरा है, यह एक प्रक्रिया है जहां पदार्थ उनके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। लास्ट है, एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। तो डी कैसे सही हो जाता है? देखिए, पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर के सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उनके लिए क्या करता है? पोषण ही उनसे पदार्थ प्राप्त करता है भोजन के द्वारा और उनका उपयोग करता है। ठीक है, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उनका उपयोग करता है। इस तरीके से हमारा आंसर सही हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौषणिक स्थिति का वर्गीकरण किया जाता है किस रूप में? देखिए, पौषणिक स्थिति का वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है? अच्छी और बुरी, कुपोषित और अतिपोषित, अपर्याप्त और पर्याप्त, या फिर अनुकूलतम और अल्पतम। तो देखिए, मुख्य रूप से पोषण की स्थितियां कितनी होती हैं? तो 3 प्रकार की होती है। एक तो उत्तम पोषण, अनुकूलतम पोषण और अपर्याप्त पोषण। ठीक है, तो उत्तम यानी अनुकूल पोषण वह होता है जो कि हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, न तो बहुत ज़्यादा और न ही बहुत कम। क्योंकि अति पोषण भी क्या होता है? नुकसानदेह होता है, और कुपोषण भी क्या होता है? नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए? अनुकूल पोषण होना चाहिए। तो अनुकूल कहाँ दिख रहा है? तो हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है अनुकूल। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, अनुकूल और अल्पतम। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुष्टिकर पदार्थ। अब देखिए, पुष्टिकर पदार्थ क्या है? ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं, बनाते और मरम्मत नहीं करते हैं, शरीर की प्रक्रियाओं को नियंत्रित नहीं करते, और या फिर बीएमआर नियंत्रित नहीं करते। तो पुष्टिकर पदार्थ क्या है? तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में कि पुष्टिकर पदार्थ शरीर को ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए, ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते। पौष्टिक भोजन हमें ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं? तो बल्कि शरीर में होने वाले रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन और खनिज तत्व इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन और खनिज तत्व क्या करते हैं? पौष्टिकता देते हैं। ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करती। मेनली ऊर्जा हमें किससे मिलती है? तो ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो विटामिन और खनिज तत्वों से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है, जो कि इसी के अंतर्गत आते हैं। अधिक कैलोरी प्रदान करने वाले भोज्य तत्वों का सेवन करने से खनिज तत्वों की स्वतः पूर्ति हो जाती है। शरीर की क्रियाशीलता के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। यानी क्रियाशीलता के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो क्रियाशीलता के लिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक यानी क्रिटिकल इकाई क्या है? तो देख लीजिए, खाद्य ऊर्जा की क्रिटिकल इकाई है। हमारा आंसर सही हो जाता है बी आंसर सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर ऊर्जा को कैलोरी में व्यक्त करने वाला एक नंबर है। हर व्यक्ति का बीएमआर अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा कि हर व्यक्ति का बीएमआर अलग अलग होता है। 2 व्यक्तियों का बीएमआर एक जैसा नहीं होता है। जो व्यक्ति के वजन, बीएमआर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए, वजन, ऊंचाई, उम्र तथा रोज की हमारी कार्यशैली यानी कि दैनिक क्रियाकलाप जो है वह किस पर, इस बीएमआर के लिए इन सब चीज़ों पर यह निर्भर करता है। ठीक है, यह हमें बताता है कि जब हमारा शरीर आराम की अवस्था में होता है तब हमें कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? बीएमआर को व्यक्त करने के लिए हैरिस बेनेडिक्ट ने एक फॉर्मूला दिया है। किसने दिया है बीएमआर को व्यक्त करने का फॉर्मूला? हैरिस बेनेडिक्ट ने फॉर्मूला दिया है, जो कि विभिन्न कार्यशैली पर आधारित है। यानी कि कम काम करने पर, अधिक काम करने पर कितनी जो है वह बीएमआर हमें जो है बीएमआर की आवश्यकता पड़ती है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए खाद्य ऊर्जा कैलोरी की गणना देखिए कितना है? सामान्य व्यक्ति 1.2 इंटू बीएमआर। यदि व्यक्ति थोड़ा सा एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा कितनी? 1.37 पॉइंट इंटू बीएमआर। यदि व्यक्ति अत्यधिक एक्टिव हो तो खाद्य ऊर्जा 1.901 इंटू बीएमआर। और खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई, देखिए क्वेश्चन हमारा यही था कि खाद्य ऊर्जा की क्रांतिक इकाई कैलोरी गणना
कैलोरी गणना इज इक्वल टू 1.4 इंटू BMR। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन क्या से हो जाता है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल का बना हुआ है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हमारे शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत जल से बना हुआ है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, कितना, 60%। किस तरीके से, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वह जल से ढका हुआ है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीव शरीर का संगठन जल के गुणों पर आधारित होता है, इसलिए यह शरीर में 57 से 65%, ध्यान दीजिएगा, 57 से 65% तक पाया जाता है। मानव स्वयं दिन भर में अनुपातः अपने शरीर का लगभग 2% जल जो है वह प्रयोग में लाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन से होगा 57 से 65 के बीच में क्या आता है, तो आता है 62। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन से हो जाएगा वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ व्यक्ति की आयु वर्ष होती है कितनी? 25 से 50, 20 से 39, 25 से 55 या फिर 25 से 60। तो संदर्भ व्यक्ति की आयु होती है 20 से 39। यह युवा की कुशल और कार्यशैली की आयु होती है, जो एक और युवा तो दूसरे और प्रौढ़ा अवस्था की उच्चतम दशा को क्या दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरडीआई संस्तुत आहारी अंतर्ग्रहण इससे प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? कार्यस्थल, सामाजिक स्थिति, पारिवारिक आकार या फिर शारीरिक आकार। किससे प्रभावित होता है? तो आंसर सही हो जाएगा हमारा आरडीआई। किससे प्रभावित होता है? तो पारिवारिक आहार से आरडीआई जो है वह प्रभावित होता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आरडीआई जो है पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। सामान्यतः परिवार के सभी सदस्य यदि धन उपार्जन करते हैं तो पारिवारिक स्थिति ठीक होती है, लेकिन यदि कुछ लोग धन की व्यवस्था करते हैं तो परिवार में समस्याएं होती हैं और इससे परिवार के पोषण पर भी प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर सब कोई कार्य करे तो क्या हो जाएगा, धन उपार्जन अधिक होगा तो हम भोजन पर अधिक व्यय करेंगे, और कम लोग काम करेंगे तो पोषण पे क्या हो जाता है, अधिक व्यय नहीं हो पाता है, जिससे कि क्या हो जाता है, परिवार के पोषण पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है किससे? शरीर बनाने वाले खाद्यों से, संरक्षित सब्जियों और फलों से, अनाजों और बाजराओं से, या फिर तेल और वसा से। तो आंसर हमारा सही हो जाता है यहाँ पर। क्या ऊर्जा किससे मिलती है? तो अनाजों और बाजराओं से ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। जिस तरह से शरीर की समुचित वृद्धि, रोगों से रक्षा तथा आवश्यक ऊष्मा और ऊर्जा के लिए सभी पोषक तत्व अर्थात कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज और विटामिन और जल की आवश्यकता होती है, उसे संतुलित आहार कहा जाता है। प्रत्येक पोषक तत्व में कैलोरी की मात्रा अलग अलग होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 ग्राम कैलोरी ऊर्जा, और प्रोटीन में कितनी होती है? 1 ग्राम प्रोटीन में 4.1 ग्राम, और वसा में 9 ग्राम कैलोरी ऊष्मा जो है वह रहती है। तो सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी किससे मिल रही है? तो अनाजों और बाजराओं से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनाज का एक एक्सचेंज देता है। क्या? एक एक्सचेंज कितना देता है? 100 कैलोरी ऊर्जा, 70 कैलोरी, 50 कैलोरी या फिर 40 कैलोरी। तो देखिए, अनाज का एक एक्सचेंज लगभग 50 कैलोरी ऊष्मा प्रदान करता है। कुछ अनाजों में कैलोरी की मात्रा जो है वो अधिक हो जाती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज कहाँ पाया जाता है? तो वसा को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम लाइपेज पाया जाता है लार में, आमाशयी रस में, अग्नाशयी रस में या फिर आंत्र रस में। तो लाइपेज पाया जाता है अग्नाशयी रस में। ठीक है, अग्नाशयी शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसी में अग्नाशयिक या क्लोम, ध्यान दीजिए, क्लोम रस स्रावित होता है। अग्नाशयिक रस स्वच्छ क्षारीय द्रव है जिसमें मुख्यतः 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं: एमाइलोज, माल्टेज और कार्बोहाइड्रेट को तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन को, और लाइपेज वसा को पचाते हैं। किससे? लाइपेज वसा का पाचन करते हैं। कहाँ पर? अग्नाशयी रस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? तो पुनः चोट से बचाना, ठीक है, पुनः चोट से बचाना और स्थिति को और बिगाड़ना,
पुनः चोट से बचाना और स्थिति को बिगाड़ दे देना। दूसरा है घायल व्यक्ति को यथासंभव आराम देना, जल्दी से जल्दी घायल व्यक्ति को व्यावसायिक चिकित्सीय सेवा के अधीन करना, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना। तो एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं पे फोकस करिएगा कि क्या नहीं करना चाहिए, कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैसे देखिए, किसी व्यक्ति के घायल हो जाने पर उसे प्राथमिक चिकित्सा, उसके आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच को हमें नहीं करना चाहिए। यदि पट्टी बंधी है तो फिर हमें तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर। एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन की औसत दर कितनी होती है? 70 बार प्रति मिनट, 72 बार प्रति मिनट, 75 बार प्रति मिनट या फिर 80 बार प्रति मिनट। तो एक वयस्क व्यक्ति की धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनुष्य का हृदय हाथ की मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशीय अंग है। एक स्वस्थ व्यक्ति की धड़कन प्रति मिनट 72 बार होती है, जबकि बच्चों की धड़कन प्रति मिनट कितनी होती है? 120 बार, तथा वृद्ध की 60 बार और भ्रूण की 150 बार। ध्यान दीजिएगा, चारों को इम्पोर्टेंट है कि वयस्क व्यक्ति की 72 बार और बच्चों की 120 बार, वृद्ध की कम हो जाती है, 60 बार हो जाती है, और भ्रूण की सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किसकी होती है? भ्रूण की होती है। कितनी? 1 मिनट में 150 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। किसमें? स्राव अवरोध में, गंभीर रूप से जलने में, औसत रक्तस्राव में या फिर बहुअस्थि भंग में। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। किस तरीके से? देखिए, स्राव अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया, यानी रक्तस्राव को नहीं रोका गया, तो व्यक्ति की मृत्यु जो है वह संभव हो सकती है। ठीक है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए? तो वयस्क के लिए सामान्य रक्तदाब होना चाहिए 20 से 90, 120, 60 और 160 और 85 mmHg जो है वह होना चाहिए एक वयस्क व्यक्ति का रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। एक वयस्क व्यक्ति के लिए सामान्य रक्तदाब 90, 120 ऑब्लिक 60, 85 mmHg होती है। सिस्टोलिक दबाव यदि 140 मिलीमीटर मर्करी से अधिक और डायलिस्टिक दबाव 90 मिलीमीटर से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को उच्च रक्तचाप कहा जाता है। रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। रक्तदाब की खोज किसने की थी? तो हेल्स ने की थी। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त क्या करनी चाहिए? घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए, टूटे हुए हिस्सों को हटाना चाहिए, निकासी अंगों को बदल देना चाहिए, या फिर चोट को गेज से ढक देना चाहिए। तो देखिए, खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त सबसे पहले तो घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। हमारा आंसर सही हो जाएगा ए। चर्म की साधारण खरोंच से लेकर शरीर की बड़ी चोट तक को घाव कहा जाता है। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तुओं को पहले निकालना चाहिए, फिर उसके बाद जो है उस पर गौज लगाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद पहले वस्तुओं को निकालना चाहिए तथा रक्त घाव को नियंत्रित करने के लिए मरहम पट्टी की व्यवस्था करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहीं पे खत्म होता है आज का हमारा सेशन। आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।